गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर और रेडियो केमिस्ट्री में हमने नाभिकों के स्थायित्व की बात की थी। कभी बंधन ऊर्जा के रूप में, कभी संकुलन गुणांक के रूप में, कभी स्थायित्व बैंड के रूप में। तो ऐसे नाभिक, उन सब में हमने ये कहा था कि ऐसे नाभिक जो अस्थायी हैं वो कोशिश करते हैं स्थायी होने की। तो स्थायित्व लेने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुछ विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं वो, ताकि वो स्थायित्व ग्रहण कर सकें। तो ये जो अस्थायी नाभिक हैं, ये जब विकिरणों का उत्सर्जन करके स्थायी नाभिकों में बदलते हैं तो उनका यह गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है। तो हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अस्थायी नाभिकों द्वारा विकिरणों का उत्सर्जन करके स्थायी नाभिकों में परिवर्तन रेडियो एक्टिवता कहलाता है। तो रेडियो एक्टिवता का कारण क्या है? उनके नाभिक का अस्थायी होना। तो ये दो तरह की हो सकती है, एक तो नेचुरल और दूसरी आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी नाभिक अस्थायी हैं और इसलिए वो विघटित होते हैं और स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं बाय रेडिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। अलग अलग तरह की विकिरणों का उत्सर्जन करके वो स्थायी बन जाते हैं। दूसरा है कृत्रिम या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ऐसा तब होता है कि जब नाभिक अस्थायी नहीं हैं, वो स्थायी हैं, लेकिन हम उनको आर्टिफिशियल मेथड से उन स्टेबल न्यूक्लियाई को परिवर्तित कर देते हैं अनस्टेबल में, अस्थायी में। और जब वो अस्थायी नाभिकों में परिवर्तित होते हैं और ऐसे अस्थायी नाभिक जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, तो फिर वो ये कहलाती है कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक स्टेप एक्स्ट्रा है। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी में हम स्थायी नाभिकों को परिवर्तित करते हैं रेडियो एक्टिव नाभिकों में, और फिर एज़ यूजुअल वो जो पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग तरह के एमिट करते हैं। इसको हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन भी कहते हैं, नाभिकीय स्थानांतरण, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी को। तो किस तरह की विकिरणें ये उत्सर्जित करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ? तो 3 प्रकार की किरणें जो हैं वो उत्सर्जित करते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा किरणें क्या हैं? अल्फ़ा किरणें हीलियम He2+ कण हैं और जिनका वेग जो मास तो आप जानते हैं हीलियम का 4 होता है। तो वेग जो है इनका वो लाइट की वेलोसिटी से कम होता है, उसका करीब 10वां भाग होता है, 1/10 पार्ट है वेलोसिटी ऑफ लाइट का। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका ये है कि ये आयोनाइजेशन करती हैं। जिस भी गैस से ये पास होंगी उस गैस को ये आयोनाइज कर देते हैं, यानी उन गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम से उनका इलेक्ट्रॉन ये निकाल देती हैं। और क्योंकि इनका जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए बहुत पतली सी भी एल्यूमिनियम फॉयल अगर हम लें 0.1 mm की, तो उससे भी ये रुक जाती हैं। दूसरी तरह के कण हैं बीटा कण। बीटा कण होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि नाभिक से निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे अल्फ़ा किरणें जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, बीटा किरणें नेगेटिवली चार्ज होती हैं, और इनकी वेलोसिटी जो है वो लगभग लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। और जहाँ तक पेनिट्रेटिंग पावर की बात है, ये अल्फ़ा कणों से 100 गुना ज़्यादा इनकी भेदन क्षमता होती है। इसलिए इनको रोकने के लिए एल्यूमिनियम की एक मोटी शीट चाहिए, लगभग 1 mm की। आयोनाइजेशन पावर जो है वो इनकी अल्फ़ा से कम होती है।
तीसरी तरह की किरणें हैं गामा किरणें, जो कि जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और ये सिंपली ये रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। काफ़ी ज़्यादा इनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है और आयोनाइजेशन जो है इनका लगभग नहीं के बराबर होता है। तो इन तीनों किरणों का जो रिलेटिव इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी टेबल आप यहाँ देख सकते हैं। टेबल 7.2 में इनका कंपैरिजन दिखाया हुआ है। नेचर कैसी है, वेलोसिटी, इनकी एनर्जी, पेनिट्रेटिंग पावर, आयोनाइजेशन पावर, तो ये सारा यहाँ पर कंपैरिजन आप देख सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? तो रेडियो एक्टिविटी को हम क्यूरी में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूरी यानी वो अमाउंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो अमाउंट जो प्रति सेकंड 3.70 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हो। इतने विखंडन जो मात्रा प्रति सेकंड देती है वो मात्रा कहलाती है क्यूरी। अब क्यूरी काफ़ी बड़ी इकाई है, तो इसलिए माइक्रो क्यूरी जो है वो भी काम में लेते हैं यूनिट। माइक्रो क्यूरी यानी एक क्यूरी का 10⁻6 पार्ट, मतलब 1 मिलियंथ पार्ट जो है क्यूरी का, वो माइक्रो क्यूरी कहलाएगा। और इसलिए ये वो मात्रा है जो एक सेकंड में 3.70 इंटू 10⁻4 विखंडन देती है। तो ये यूनिट्स हम यूज़ करते हैं किसी पदार्थ की रेडियो एक्टिविटी को शो करने के लिए। अब देखते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं रेडियो एक्टिविटी को, उसकी पहचान। उसके लिए कई मेथड्स हैं। हम यहाँ पर जो आपके कोर्स में है गाइगर मूलर गणित्र, गाइगर मूलर काउंटर, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं गाइगर मूलर गणित्र का। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक सिलेंडर है, ये सी जो है ये सिलेंडर है जो कॉपर का या निकल का बना होता है। यहाँ माइका की एक विंडो है और इसके लेफ़्ट साइड में वो पदार्थ हम रख देते हैं जिसकी रेडियो एक्टिविटी हमको निकालनी है। अंदर आप देखें तो इस सिलेंडर में अल्कोहल की और आर्गन की मिक्स करके उसके वेपर्स जो हैं वो भरे रहते हैं 2 से 10 mm मरकरी के प्रेशर पर। और इसके अंदर जो है एक टंगस्टन का, यहाँ पर आप देख रहे हैं W लिखा हुआ है, W एनोड। तो ये टंगस्टन का तार होता है जो कि एनोड का काम करता है। इसको हम 1500 वोल्ट पर रखते हैं। और तांबे का ये जो सिलेंडर है तांबे का या निकल का, ये काम करता है कैथोड का। और जैसे हमने अभी कहा कि इसमें वाष्प भर देते हैं जो कि आयोनाइज हो सकती है, आर्गन और अल्कोहल के वाष्प। और अब जब हम बाहर जो पदार्थ रखा है रेडियो एक्टिव पदार्थ, जब इससे रेडियो एक्टिव किरणें अंदर आती हैं, सिलेंडर में आती हैं, तो अंदर ये जो गैस हमने भरी है वो आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ़्लो होने लगती है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ़्लो होने लगता है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। और इसको एम्प्लीफाई करके, और यहाँ जो आप देख रहे हैं नियॉन ट्यूब्स लगी हैं, तो उसके कारण क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कर रहा है, तो हर कण जो है अल्फ़ा कण से, जो अल्फ़ा या बीटा कण से उत्पन्न जो धारा है, उसके कारण नियॉन ट्यूब वो ग्लो करने लगती है, चमकने लगती है। और इसकी जो अमाउंट है, कितनी नियॉन ट्यूब्स जो हैं वो चमक रही हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं आर रजिस्टर है, यहाँ पर ये एंट्री हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा काउंट हमको आर में मिलेंगे, इसका मतलब उस पदार्थ की रेडियो एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा है। तो इस तरह से हम किसी पदार्थ की रेडियो एक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं। Thank you.